कुछ ही मिनटों के बाद हमारे साथ इस मंच पर मौजूद रहेंगे, क्योंकि देखिए राजस्थान के साथ साथ या और भी राज्य जो इस देश के हैं, तमाम जगहों पर जब जब चुनाव आता है तब तब सियासी सरगर्मी तेज होती है। बिहार में भी कुछ इसी तरह की सियासी सरगर्मी है और इन्हीं सरगर्मियों से जुड़े हर एक सवाल आज बिहार बैठक के इस मंच से पूछे जाने। और अगले सेशन की मैं आपको ये जानकारी देना चाह रहा हूं कि आप लोग भी थोड़ा अपना उत्साह बनाए रखिए, थोड़ा हमारा भी उत्साह बनाए रखिए, क्योंकि अगले जो सेशंस होंगे इस पड़ाव के, उसमें जो ऑडियंस के सवाल हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। तो आने वाले मेहमानों से जो सवाल आपको पूछने, आपके मन में जो भी कुछ है उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और तमाम जो नेतागण, जो मेहमान यहाँ पर उपस्थित होंगे, उनसे वो सवाल आपके जरिए पूछा जाएगा। तो आप भी इसके लिए तैयार रहें और उत्साह लगातार बढ़ाते रहें। एक बार मैं चाहूंगा कि थोड़ा तालियों से स्वागत एक बार कर दीजिए आप सभी, अपना भी और हमारा भी, ताकि इस कार्यक्रम को उसी गर्मजोशी के साथ हम लोग आगे बढ़ाएं। जाहिर तौर पर चूंकि ये एक ब्रेक था और ब्रेक के बाद हम वापस लौट रहे हैं, कुछ समय ज़रूर लग रहा है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद अगले सेशन की शुरुआत हो जाएगी। वो सवाल जो हैं आपके जहन में, तमाम जो चाहे जनता के सरोकार के हों, चाहे राजनीतिक उठापटक जो चुनावी मौसम में चलती है उससे जुड़े हों, नेताओं की इधर उधर जो बातचीत, गठबंधन से लेकर चुनावी गणित तक, सीटों के समीकरणों तक, वो तमाम जो सियासी उठापटक होती है उसको अपने सवालों के जरिए थोड़ा डिकोड करने की हम आज कोशिश करेंगे बिहार बैठक के इस मंच से। जी भविष्य जी, तो अब हम अपने ऑडियंस के पास भी जाना चाहेंगे और जानना चाहेंगे उनसे कि उनके क्या सवाल हैं आगे आने वाले सेशन के लिए। तेजस्वी यादव भी आने वाले हैं, आपका क्या सवाल है उनसे? मेरा तो बस यही सवाल है कि बिहार में जो है शिक्षा से रिलेटेड शुरू से ही काफ़ी परेशानी से रहा, शिक्षा व्यवस्था सही नहीं रहा, एजुकेशन का माहौल से, इस पे उनका क्या फोकस है? सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा का है जो बिहार में हमेशा रहा है। हमारे साथ सम्राट चौधरी भी जुड़ने वाले हैं, तो उनसे आपका क्या सवाल होगा? उनसे भी यही सवाल कीजिएगा कि बुनियादी शिक्षा कैसे अच्छी की जाए, उनके पास कोई प्लान है क्या इसके लिए? और पलायन वगैरह की बात सब लोग करते हैं, तो उनसे प्लान पूछिएगा कि इसके लिए कोई प्लान है क्या, कि ऐसे ही बस 2 करोड़ 1 करोड़, आज किसी का न्यूज़ छपा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे, तो कुछ प्लान पूछिएगा कि कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। जी हमारे साथ और भी हमारे मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रामबंधु जी। आप बताइए सर, क्या सवाल हो सकता है? तेजस्वी यादव, सम्राट चौधरी, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह, क्या क्या सवाल हो सकता है? तेजस्वी यादव से एक सवाल पूछिएगा कि वो A to Z से EMI पर क्यों चले आए।
बस एक सवाल पूछिएगा। और सम्राट चौधरी जी से पूछिएगा कि इतने सालों तक बीजेपी रही सत्ता में, अभी तक अति पिछड़ी जाति या उनका विकास क्यों नहीं हुआ बिहार में? अब नीतीश कुमार के बाद किसके सहारे फिर चुनाव लड़ेंगे? हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा जी भी हैं, दो डिप्टी सीएम हमारे साथ आने वाले हैं। अंकित, क्या सवाल तैयार रखे हैं आप? बहुत सारे सवाल तैयार हैं, वो यहाँ पे मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मुझे ही बैठना है उधर। तो आप बाकी लोगों से सवाल पूछिए। और मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो बैठे लोग हैं, जब तक ऑडियंस गेस्ट नहीं आ रहे हैं तब तक अगर कुछ राजनीति पे या बिहार का मूड क्या है उस पर कोई कुछ बोल सके। तो जो भी सवाल पूछना चाह रहे हैं एक बार अपना हाथ खड़ा कर दीजिए। मैत्री, देखिए उधर कुछ स्टूडेंट भी बैठे हैं, हाँ। वो भी कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं। और जो अगले मेहमान हैं वो भी हमारे बीच इस वक्त पहुंच चुके हैं। मैं सवाल ले लूं, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन भी जल्द कराऊंगा। जी मैत्री, सवाल ले लीजिए। जी, हमारे पास कुछ कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप क्या बिहार की हैं या बाहर से? बिहार की ही हैं। तो फ्री बीज की बात हो रही है, नीतीश कुमार बहुत सारी पॉलिसीज़ ला रहे हैं, आपका पर्सनली क्या टेक है इस पे? मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे प्रे फॉर पंजाब हो रहा है, तो प्रे फॉर बिहार क्यों नहीं? जैसे पंजाब में बहुत फ्लड आया हुआ है, तो उसके लिए पूरा देश कुछ ज़्यादा ही, मतलब बहुत ज़्यादा ही सवाल उठा रहे हैं। तो बिहार में भी जवनिया में फ्लड आया हुआ है, तो वहाँ के लिए कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा? बिल्कुल, बिहार की बात को लेकर भी सवाल हैं और कई सवाल शिक्षा रोजगार को लेकर भी है। लेकिन अब सेशन हम शुरुआत करते हैं और जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, और मैं अपने दर्शकों को, अपनी ऑडियंस को बता दूं कि सेशन के बाद भी हम आप लोगों के सवालों को एड्रेस करेंगे। मैं एक बार परिचय आपका करा दूं। देखिए, जो मेहमान हमारे बीच अब आने वाले हैं उनका सियासत में लगभग 2 दशकों का सफर रहा, लेकिन खास बात उनकी ये रही कि उनकी छवि जो है बड़ी साफ सुथरी और बड़ी स्पष्ट बताई जाती है। और ऐसे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो फिलहाल ये उम्मीद लगाकर लोग चल रहे हैं कि कुछ ना कुछ बिहार की राजनीति के चुनावी डायनामिक्स को जरूर वो चेंज करेंगे। जी भविष्य उदय जी। सिंह जी की मैं बात कर रहा हूं, जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनको हम सब पप्पू सिंह के नाम से भी जानते हैं। पूर्णिया से वो 2 बार सांसद रह चुके हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों में सक्रिय रहे हैं और आज जनसुराज पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने नई पारी की शुरुआत की है। और हमारे बीच हमारे गेस्ट उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह आ गए हैं। तो एक बार तो जोरदार तालियां मैं चाहूंगा कि आप बजा दें। अब चूंकि ब्रेक के बाद ये सेशन फिर से शुरू हो रहा है और मंच पर आ रहे हैं हमारे मेहमान उदय सिंह जी। अब जाहिर तौर पर जनसुराज ने जिस तरीके से चुनावी एंट्री इस बार ली है, बिहार की चुनावी समीकरण कितने बदल रहे हैं या कितने चुनावी नतीजों के बाद बदलेंगे, ये आने वाले वक्त में तय होगा। लेकिन एक मजबूत तरीके से चुनावी एंट्री जरूर जनसुराज पार्टी कर रही है। जनसुराज पार्टी को लेकर, उनकी रणनीति को लेकर, उनके विजन को लेकर और इस चुनाव में उनके एजेंडे को लेकर हर एक सवाल आज पूछा जाएगा इस मंच से। तो मंच पे मैं इनवाइट करूंगी जोरदार तालियों से पप्पू सिंह जी का, उदय सिंह जी का, और इनसे बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी पंकज कुमार और रवि मिश्रा। तो तालियां आपकी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके लिए भी ये तालियां हैं और इस मंच के लिए भी, क्योंकि मंच आप ही के सवालों के लिए है। और आपकी तालियां हमारा भरोसा, हमारा मनोबल और मंच की मजबूती, ये सब बढ़ाता है। ओवर टू यू सर। नमस्कार। टीवी 9 के इस प्लेटफॉर्म पर जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय सिंह जी का टीवी 9 के तरफ से स्वागत है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जनसुराज में ये कहा जाता है कि ये बैकबोन है। खैर ये जो भी हैं, पर जनसुराज को जिस तरीके से बैक कर रहे हैं और पहली बार जनसुराज ने रियल पॉलिटिक्स में, और वो भी बिहार के
बिहार जैसे प्रदेश में जनसुराज ने एंट्री मारी है, तो जनसुराज जिस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, चर्चाएं हो रही हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा सहयोग कहा जाता है। वैसे 2 लाइन मैं और भी बोलना चाहूँगा, ये किसी पार्टी में रहें या नहीं रहें, इनकी अपनी फैन फॉलोइंग भी ज़बरदस्त है, चाहे सीमांचल का इलाका हो या पूर्णिया का। तो आप TV9 के प्लेटफॉर्म पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है कि जनसुराज जैसी पार्टी, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका कोई सामाजिक, जो अगर हम जातियों के हिसाब से देखें तो सबका आधार वोट बैंक है, अगर हम सब पार्टी की कहें। जनसुराज के बारे में कहा जाता है आधार वोट बैंक है नहीं, तो जाति विशेष की पार्टी जो बहुत सारी हैं बिहार में, उससे आप कैसे लड़ेंगे? धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए। आपके चैनल पे तो मुझे पहले भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपका प्रश्न जितना जटिल है उतना ही सरल भी है। हमारे पार्टी के जातीय आधार नहीं है, इसको आप या और लोग शायद एक कमज़ोरी के रूप में देखें। मेरी नज़र में और हमारी नज़र में यह हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि हमारी जाति बिहार में रहने वाले 14 करोड़ लोगों की जाति है। हम अपने आप को किसी भी जो सामाजिक बंधन है, जिसे राजनीति में कभी आना ही नहीं चाहिए था, जातियों की जगह सियासत में है नहीं, लेकिन एक तरह से ज़बरदस्ती कहिए या नेताओं की भूल कहिए या नेताओं की मजबूरी कहिए, उन्होंने जातीय आधारित राजनीति शुरू की। और हम ईश्वर के आभारी हैं कि हमने जब ये अभियान शुरू किया और प्रशांत किशोर जी ने जब ये कल से मेरे दिमाग में एक नई शब्द आई है उनके लिए, वो शब्द है हड्डी गलाओ यात्रा। वो हड्डी गलाओ यात्रा पे थे क्योंकि 3 वर्ष पहले जो मैं उनको देखा करता था, और आप जब उनको देख रहा हूँ तो वो पहचाने भी नहीं जाते। तो ये हम लोगों ने ये साबित करने की कोशिश की है कि अगर कोई मुद्दों पे हम बात करें, बिहार के लोगों से जुड़ी हुई जो उनकी समस्याएं हैं उसकी बात करें, तो जातियों की कहीं कोई अहमियत रही नहीं जाती। और इसलिए धन्यवाद पंकज जी कि आपने सबसे पहला सवाल मुझसे यही पूछा और मैंने उत्तर दिया कि हम जाति विहीन पार्टी हैं। वी आर कास्ट एग्नोस्टिक, वी हैव नो इंटरेस्ट इन एनी कास्ट। 14 करोड़ बिहारी हमारी जाति हैं और हम उनकी जाति के हैं। उदय जी, आप सुनने में कानों को बहुत अच्छा लगता है, सच्चाई ये है, लेकिन एक दूसरी सच्चाई की तरफ लौटें कि बिहार को इस तरह के वादे और दावे करके गरीबों की राजनीति हमने देख ली है। हमने ये भी देखा कि हम जाति के खिलाफ, जाति के इस बंधन को तोड़ने और गरीबों और पिछड़ों को आवाज़ देने वाली राजनीति वो भी बिहार ने देखी। बिहार को सुशासन की राजनीति देने की भी एक परिपाटी देख ली बिहार ने। और बिहार जहाँ पे खड़ा है वहाँ ये प्रयोग पहले हो चुके हैं। तो ये प्रशांत किशोर जो कुछ भी लेके आ रहे हैं, ये क्या रीपैकेज करके पुराना माल बेच रहे हैं बिहारियों को? क्यों भरोसा करें? दिल्ली में एक प्रयोग इसी तरीके के आंदोलन का रूप लेकर क्या हुआ उसका हम सबने देखा। बिहार में नया ये है या नहीं है, ये आप दर्शकों को हमको समझाइए, क्योंकि इसके पहले पदयात्राएं, जनयात्राएं, लोगों से मिलना, गरीबों के साथ जाना, उनके घर में उनकी गरीबी को समझना, ये सब बिहार ने देखा है, दशकों से देखा है। मतलब जेपी आंदोलन भी देख लिया बिहार ने, लालू यादव का गरीबों की आवाज बनने का युग भी देख लिया, सुशासन का युग भी देख लिया। आपका टेक क्या है? आपका प्रश्न अत्यंत ही प्रासंगिक है और आपके मन में जो दुविधाएं हैं वो उत्पन्न होना स्वाभाविक है। आपने कहा कि पुरानी चीज़ों को हम पैकेज करके ले आए हैं, तो अपने आप से पूछिए, और मैं दर्शकों से भी चाहूँगा कि वो भी 1 मिनट के लिए आत्मचिंतन करें। हम लोगों की परेशानियों को, नए नए परेशानियों की ईजाद कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम्स? हम तो जो परेशानियां हैं लोगों की, चाहे वो दशकों से चल रही हों, 2 दिन पुरानी हो या 100 साल पुरानी हो, हम तो उन्हीं मुद्दों पे जनता से बात करेंगे। आप समस्याएं नहीं, आप तो समाधान लेके आए, और मैं उसी समाधान पे मेरा सवाल था कि ये समाधान और इस तरह के वॉइसेस, इस तरह की आवाजें, इस तरह की ध्वनियां
बिहार की राजनीतिक मानस पे अभी भी गूंज रही हैं दशकों पुरानी। तो मैं समझता हूं कि आपके प्रश्न में भी कुछ उत्तर छुपा हुआ है। अगर हम लालू जी के 1990 से लेकर 2004 तक की यात्रा को छोड़ दें, जिस पे किसी और प्रश्न पे पूछ लीजिएगा मुझसे, जब नीतीश जी शुरू हुए थे तो कुछ हमसे मिलते जुलते बातों को लेकर शुरू हुए थे। उनके दो मुद्दे थे उस न्याय यात्रा में जो वो लेकर निकले थे 2005 में। मुद्दे बहुत थे, लेकिन दो अहम जो मुद्दे लेकर घूम रहे थे, एक कानून व्यवस्था के लिए घूम रहे थे, भ्रष्टाचार की बात वो कम कर रहे थे उस समय में, कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे, और पलायन की बहुत ज़ोर से बात कर रहे थे कि हम पलायन रोकेंगे, बिहारियों को उनकी अस्मिता वापस करेंगे, बिहारियों की जो गौरव है उसको वापस करेंगे, और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि पलायन कम हो जाए, रुक जाए। एक चीज़ में तो उनको सफलता मिली। आज मैं उनका आलोचक हूँ, मेरी उनसे थोड़ी सी अनबन 2011 में ही शुरू हो गया था जब मैं एनडीए का ही सांसद था, लेकिन वो अलग बात है। एक चीज़ में जिसमें उनको बहुत सफलता मिली, उन्होंने कानून व्यवस्था को बहुत तेज़ी से बहुत सुधार दिया। बिहार की पुलिस के बारे में तरह तरह की बातें की जाती हैं कि वो निष्क्रिय है, वो काम नहीं करती, और लालू जी के समय की पुलिस की बहुत आलोचना हुआ करती थी, लेकिन उसी पुलिस बल के साथ, उन्हीं पदाधिकारियों के साथ बिहार में कानून व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हो गया 2005 के बाद, और ये सिलसिला करीब 2009-10 तक चला। तो जो वो दो चीज़ें लेकर चले थे, उसमें एक तो उनको तुरंत कामयाबी मिल गई, दूसरा जो वो पलायन लेकर चले थे उसमें उनको कामयाबी नहीं मिली। उसके कारणों के बारे में मुझे कुछ मालूम है, लेकिन उसको यहाँ करने से तो बहुत लंबा ये चल जाएगा कार्यक्रम। वो कुछ कुछ चीज़ों को सोचकर पीछे हट जाया करते थे। देखिए, उद्योग हवा में नहीं लग सकता, उद्योग ज़मीन में लग सकती, और मैं ऐसे दर्जनों आपको उदाहरण दे सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उसमें उसका पक्षधर था। यहाँ बड़े बड़े उद्योगपति आते थे, यहाँ कॉन्फ्रेंसेज हुई, लोगों ने कहा कि हम यहाँ पूंजी लगाने को तैयार हैं। लोगों ने राज्य की सरकार से गुहार लगाया कि हम ज़मीन मार्केट दर पे खरीदेंगे, लेकिन बिहार में ज़मीन खरीदना बहुत आसान नहीं है। कोई आप ज़मीन खरीद लें, उस पर कोई केस हो जाता है, कोई मुकदमा हो जाता है, कोई काउंटर क्लेम्स हो जाते हैं। आप हमें ज़मीन दिलवा दीजिए। और तो और छोड़िए, ये जो मेदांता सिटी आज है, ये बहुत छोटे आकार में बना है। जो उन लोगों की योजना थी बिहार में आने की, वो जैसे गुड़गांव में बना हुआ है उससे भी ज़्यादा फैला हुआ ये था, लेकिन डॉक्टर त्रेहन कह रहे थे भाई हमें ज़मीन दिलवा दीजिए, हम ज़मीन खरीद लेते हैं, हम बना देते हैं। होटल वालों ने कहा, इन्होंने कहा, गाड़ी के पुर्जे बनाने वालों ने कहा, तरह तरह के लोगों ने कहा। अब भाई अगर आप उद्योग को, इफ़ यू आर नॉट इंडस्ट्री फ्रेंडली, हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, लोगों के ऑलमोस्ट उनको बुला बुलाकर न्योता देकर गुजरात ले जाते हैं, और आलोचना भी सुनते हैं कि भाई इसको सस्ते दाम पे ज़मीन दे दिया। लेकिन गुजरात की इंडस्ट्रियलाइजेशन की पेस देख लीजिए और बिहार की पेस देख लीजिए। तो अगर आप उद्योग नहीं बढ़ाएंगे, छोटे उद्योग नहीं बढ़ाएंगे, आपको एक, आप जानते ही होंगे लेकिन मैं बता दूं कि मारुति उद्योग शुरू होने से पहले गुड़गांव सच में गांव था। एक मारुति उद्योग के शुरू होने से गुड़गांव आज दिल्ली को टक्कर दे रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में भी। तो अगर बिहार में अच्छे 10 बड़े यूनिट्स लग जाते तो उनके जो एंसिलरी यूनिट्स बनते हैं, इसका एक काउंटर भी तो है। काउंटर ये है कि जिस अवस्था में नीतीश जी को बिहार मिला, वो लोग दावा करते हैं, वो वही बात मैं दोहरा रहा हूँ, और जिस अवस्था से उनको आगे की यात्रा करनी थी, वो अपने आप में एक अद्भुत स्थिति थी। जो वो कहते हैं कुछ था ही नहीं। अब सड़कों की बात करें, 2005 में 14 लाख किलोमीटर और उससे डबल में सड़कें ले आए, एम्स आ गया, वो कहते हैं एयरपोर्ट्स हम बनवा रहे हैं, हमने सड़कों का जाल गांव-गांव तक बिछा। ये बेसिक चीज़ें तो थी नहीं, इंडस्ट्री हम कहाँ से लाते। तो मेरे कहने का मतलब है, अब सवाल यह कि जन सुराज पर जब हम देखते हैं, ये तो दूसरों की का विश्लेषण हो गया, हम आपकी तरफ जब देखते हैं तो हम देखते हैं यहाँ से आप कहाँ ले जाने वाले बिहार को। वो कौन सा ड्रीम, वो कौन सा सपना बिहार को आज आप दिखा रहे हैं, जिसके पूरा हो जाने पर बिहार से पलायन रुक जाएगा, गरीबी रुक जाएगी, अपराध रुक जाएगा, स्वर्ग हो जाएगा बिहार। सबसे पहले कौन सा सपना है? मुझे, मेरे दर्शकों को बताइए वो सपना कौन सा है। सबसे पहले प्रहार
अगर हमें बिहार की जनता ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर की कृपा हुई और जनता की व्यवस्था जिसको हम कहते हैं जनसुराज की व्यवस्था बनी, हमारा सबसे पहला प्रहार भ्रष्टाचार पे होगा। और मेरा अपना मानना है, और मैं बहुत लोगों से बात किया है, कुछ लोग 2 महीने का समय मांगते हैं, कुछ लोग 1 महीने का समय मांगते हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि मैं 1 हफ्ते का भी समय नहीं मानता। पहले तो चोट प्रहार सबसे पहला भ्रष्टाचार पे होगा, जिससे आज पूरा बिहार तंग है। नीचे से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार की यहाँ स्थिति है वो वर्णन के आगे चली गई, उसकी वर्णन नहीं हो सकती। अब वो मंत्री हो या नीचे वो ब्लॉक में जो एक कर्मचारी है वो है, ये करप्शन कहाँ से निकल कर आ रहा है। और बहुत लोगों को ये बुरा लगेगा जब आपकी मेरी बातों को सुनेंगे आपके इस पर चैनल पे। वो कहते हैं नीतीश जी का करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस है, ये सुशासन बाबू है। मैं कहता हूं कि इनसे भ्रष्ट आदमी होना मुश्किल है। आपके चैनल पे कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये कहते हुए कि नीतीश जी ने अपने लिए 5 रुपए ना लिए हों, लेकिन मैं इनको भ्रष्ट इसलिए मानता हूं कि भाई मैं आपके तकिए के नीचे, बिहार के लोग आपके तकिए के नीचे पैसे रखे हैं या नहीं, ये नहीं मालूम, लेकिन आप एक अन्य मार्ग पे बैठे हो और आपके यहां से निर्देशित होता है बिहार, या होना चाहिए जैसा लोग कल्पना करते हैं, चाहते हैं। अगर आप वहां से निर्देशित कर दो कि कल से एक व्यक्ति करप्ट पैसे नहीं लेगा तो नहीं लेगा। गंगा सबसे बड़ी नदी है, लेकिन जहां से गौमुख से निकलती है वो बहुत छोटी सी संकीर्ण जगह है, वहां बंद कर दीजिए तो गंगा में एक मुख्य धार उसका बंद हो जाएगा। एक अन्य मार्ग में से ये कह दें कि चोर, इनके मंत्री लोग। कितनी सीटें चाहिए ये करने के लिए आपको? कितना, कोई नंबर होगा ना जिसमें आप मजबूत सरकार बनाएंगे और एक दिन आदेश देंगे एक अणे मार्ग से और पूरे बिहार से करप्शन खत्म हो जाएगा हफ्ते भर में, जैसा आप दावा कर रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते मुझे कहने में कोई हिचक नहीं कि बिहार की जनता जो भी आशीर्वाद देगी हमें मंजूर है, हमारे सिर आंखों पे है। वो 0 सीटें हों या 240 सीटें हों, हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हम सरकार बनाने नहीं आए हैं, हम बिहार बदलने आए हैं। इस बार मौका मिलेगा, इस बार बदलेंगे, अगले बार मौका मिलेगा, अगले बार बदलेंगे, जब तक मौका मिलेगा। अब इसका मतलब नहीं कि मैं ही इस कुर्सी पर बैठा रहूंगा, मैं इस दुनिया में हूं या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जन सुराज ने जो शुरू की है अपनी यात्रा, ये जन सुराज जब तक बिहार को बदल नहीं लेगी तब तक ये रुकेगी नहीं। मैं इसी से एक आगे सवाल करना चाहूँगा कि जो बिहार की व्यवहारिक राजनीति है, आप डेवलपमेंट की बात तो कर रहे हैं, पर दूसरी पार्टियां, जो भी नई पार्टी आती है वो आरक्षण की बात करती है। अति पिछड़ा हो तो कहती है हमें शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड कर लो, और जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो कहती हैं कि हमारा आरक्षण का कोटा बढ़ा दो। एक तरफ आप डेवलपमेंट की बात करते हैं और जितनी बड़ी पार्टियां हैं वो सामाजिक समीकरण की बात करती हैं। इसीलिए मेरा ये सवाल था, जो इतनी बड़ी खाई है उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, जिसमें बड़े नेता उदय सिंह जी हों, प्रशांत किशोर हों, इन दोनों के हाथ में नेतृत्व हो, और जहाँ जाति आधारित राजनीति चरम पर हो, वहाँ जनसुराज पार्टी अपने को कहाँ खड़ा पाती है? पंकज जी, मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो कौन सा वर्ष था जब मैंने लोकसभा में ये कहा था। आरक्षण पे चर्चा चल रही थी और मैंने लोगों को चौंकाने के लिए कहा कि मैं इस आरक्षण व्यवस्था के विरोध में हूँ। तो लोग मुझे देखने लगे, मेरे पार्टी के लोग भी मुझे देखने लगे कि ये क्या, कौन सी लाइन ले रहा है। मैं कहा मुझे तो आरक्षण 100% चाहिए। उन्होंने कहा भी 100% का क्या मतलब? मैं कहा ये आंशिक जो आप दे रहे हो आरक्षण, इसे किसको लाभ हो रहा है, किसको ठग रहे हो, लोगों को खुश कर रहे हो। तुम्हारे थाली में रोटी है नहीं बांटने के लिए, रोटी थाली में एक रखी है, उसको तुम 1 टुकड़ा कर लो, 2 टुकड़े कर लो, उसके 100 टुकड़े कर लो, सबके पेट में मिला जुला के तो वो एक रोटी ने जाना है। रोटी बढ़ाने की बात करो। आज हमारे जो दलित हैं, जिनकी हम आरक्षण की बात करते हैं और ढिढोरा पीटते चलते हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप बिहार के अन्य शहरों में जा रहे हैं। जरा जाकर वहां दलितों की स्थिति को देखिएगा और खास करके उन आरक्षित जगहों पर देखिएगा जहां आज दशकों से कोई ना कोई दलित समाज का या विधायक रहा है या कोई सांसद रहा है, और उसको उसके बगल वाले से कंपेयर कर लीजिएगा जहां ये आरक्षण नहीं है। अगर आपको 1% का भी फर्क पता लगे कि यहाँ के दलितों की जीवन स्तर में
बढ़ोतरी हुई है, जो उधर नहीं हुआ है, तो मैं मानूंगा कि ये मॉडल चल रहा तो है। आरक्षण के साथ हैं कि खिलाफ हैं? बिल्कुल साथ हूं, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन इससे कहीं ज्यादा प्रभावी ढंग से आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए, तेजस्वी कह रहे बिल्कुल आरक्षण बढ़ा, वो तो कागज पे बढ़ा, रोटी नहीं बढ़ी। तेजस्वी जी यहां आए हैं या आएंगे, कहेंगे मैंने 5 लाख नौकरी दी, जनसुराज तो उनसे मांग कर रहा है कि भाई वो 5 लाख लोगों के कोई नाम पता कुछ तो होगा, प्रकाशित कर दें, हम भी उनको गुणगान करने लगेंगे। ये झूठे आंकड़े देकर क्या कर रहे हैं वो? 23.25 लाख तो टोटल हमारे यहाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं बिहार में, और उन्होंने अपने कार्यकाल में 5 लाख लोगों को नौकरी दे दी। कौन से 5 लाख भाई, कहां से ले आए वो ये 5 लाख? तो मैं उनका सम्मान करता हूं, वो बिहार के बड़े नेता हैं, लेकिन उसे प्रकाशित कर देना कि भाई इन 5 लाख लोगों को हमने दिया, उनकी वोट बैंक बढ़ जाएगी। उनकी वोट बैंक, उनको देखिए मैं कितना अच्छा सुझाव दे रहा हूं, वो 5 लाख लोगों के नाम को प्रकाशित कर दे कि ये तेजस्वी जी के रहते रहते इन 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिल गई, उनकी वोट बैंक स्वतः बढ़ जाएगी। आपकी ये भाषा मुझे किसी की याद दिला रही है। मतलब दिल्ली में जब रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी आम आदमी पार्टी की, तो रोज आते तो कहते कि गडकरी ये साबित करके दिखाए, ये सरकार वो साबित करके दिखाए, फला नेता साबित करके दिखाए, हम ये आरोप लगा रहे हैं। इसी तो में आप मैं- सबको कह रहे हैं कि साबित करके दिखाइए। इसी में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि आपको नहीं लगता आपने दिलीप जायसवाल के खिलाफ मोर्चा खोला, पार्टी पे कोई दबाव नहीं हुआ, दिलीप जायसवाल को उन्होंने हटाया नहीं, लालू जी सजा याफ्ता हैं, तेजस्वी यादव के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सवाल उठता है कि ऐसे प्रदेश में जहां भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है, वहां आप डेवलपमेंट की इतनी बड़ी बात करते हैं तो, और भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि भ्रष्टाचार इस समाज का अंग बन चुका है, वो शिष्टाचार बन चुका है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होने जा रहा है? आप मुझे कहीं और ले गए और एक इससे ज़्यादा सीरियस मुद्दे पे ले गए। अभी कुछ साल पहले या 1 साल पहले, 1.25 साल पहले श्रीलंका में क्या हुआ हमने देखा। अब से कुछ महीने पहले हमारे बांग्लादेश में क्या हुआ हम लोगों ने देखा। अभी कुछ दिन पहले हमारे नेपाल में जो हुआ वो हमने देखा। तीनों अलग अलग देश हैं, तीनों के अलग अलग लोग हैं, भाषा है, कल्चर है, सब कुछ अलग है, लेकिन वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें थीं या 4 चीज़ें थीं जो कॉमन था श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी? बेरोजगारी श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी। करप्शन, नेपोटिज्म, द मैसिव डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर, अमीर और गरीब के बीच में जो खाई। देखिए, आप संवेदनहीन हो सकते हैं, जो हमने प्रूव करके दिया बिहार के लोगों को कि भाई तुम्हारे अध्यक्ष के खिलाफ हमने सबूत के साथ ये रख दिया, और अभी कुछ नहीं देखा आपने, उस पर हमारा काम चल रहा है अभी आगे। और मैं आपके मन से कह सकता हूं कि हमने वो बात को छोड़ा नहीं है। दिलीप जायसवाल जी का नाम किसी हत्या से संलिप्त है और उस पर कार्रवाई जो होनी है, लीगल कार्रवाई वो हो रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की जनता ये देख रही है, देश की जनता ये देख रही है और उसको अच्छा नहीं लग रहा। बेरोजगारी चरम पे, भ्रष्टाचार चरम पे, नेपोटिज्म चरम पे। अभी कोई कमिटी बनी, कोई इन्होंने क्या बनाया बिहार सरकार ने, मैं तो भूल भी जाता हूं, इतनी चीजें ये बनाते रहते हैं। उसमें जो मेंबर्स और उसके अध्यक्ष रखे, सब पे चार्ज लग रहा है, ये उसका बेटा है, ये उसका चाचा है, ये उसका भतीजा है। आयोग जो बने, तो आप नेपोटिज्म की हाल देखिए। आए दिन लोगों की यहाँ लोगों पे लाठी बरसाए जा रहे हैं। कल कुछ लोग आए मेरे पास, आपको सुन के शायद हैरानी होगी। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को, आप कहेंगे कि मैं दूसरों की बात कर रहा हूँ, 15 अगस्त को उन्होंने यहाँ से घोषणा कर दी कि जो जीविका दीदियाँ हैं उनकी जो सैलरी है वो डबल हो जाएगी। जब इन लोगों ने मांगा तो विभाग के सचिव ने कह दिया कि वो मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग था। अब आप सोचिए, मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग, वो कागज मेरे पास रखी है, मैं लाया नहीं, मैंने सोचा था ये बात नहीं उठेगी। उदय जी, लेकिन कुछ वास्तविक सवालों की तरफ लौटते हैं, चूंकि ये बैठक चुनावी बैठक है। पहला सवाल एक तो ये, मतलब चूंकि अब समय थोड़ा कम, नहीं वो मुद्दे हैं,
आप उन विषयों के को लेकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के अंदर, जनता को सेंसिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपका एक तरीका है, वे ऑफ पॉलिटिक्स है। बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, पॉलिटिक्स करने वाले ही। मेरा सवाल अब सिंपल ये है कि प्रशांत किशोर सीएम बनेंगे आप लोग अगर आते हैं पावर में, तो क्लियर है ये, कोई डाउट इसमें नहीं रखा जाए। अगर प्रशांत किशोर जी सीएम बनेंगे तो हम अपने विधायकों की भी घोषणा कर ही देते हैं, तो बचा क्या, बचा क्या? हम तो मजाक बना के रख रहे हैं। संविधान को नहीं जानते कोई, अपनी सीएम बनाते फिरते हैं, अपने पीएम बनाते फिरते हैं। भाई सब लोग दावा कर रहे हैं, तो हमने सब कहा लोग कि दावा आप लोगों ने भी करें तो, ना। आप भी एक तो चेहरा लेके चलेंगे कोई। एक तो ऐसे हैं जो खुद ही कह रहे हैं कि मैं सीएम हूं, तो आप क्यों नहीं कह रहे? उनका सहयोगी दल उनको तो मानने को तैयार है, वो कह रहे मैं सीएम हूं, आप तो क्यों भाई नहीं सीएम कह बन जाओ। आप क्यों नहीं कह रहे? क्यों कहेंगे? हमारे विधायक जाएंगे लड़ने के लिए, हमारे प्रत्याशी जाएंगे लड़ने के लिए, विधायक बन के लौटेंगे, आपस में बैठेंगे। और मैं कह रहा हूं ना, क्या पता वो कहे मैं प्रशांत किशोर चाहिए मुख्यमंत्री के लिए, प्रशांत किशोर को 1 सेकंड नहीं लगेगा बनने में। अच्छा, किंग अगर नहीं बने, अगर वो कह दें कि वो किसी और को बनाना चाहते हैं, उनका मैं हक छीन लूं, जनता का हक छीन लूं। नहीं वो ठीक है, पर चेहरा तो प्रशांत किशोर ही है ना, इस बात से तो कोई इसमें आपत्ति अच्छा नहीं। इसमें एक मुझे बात बताइए, नहीं, ये आइडियल, जिसकी आंख की एक सेकंड, जिसकी आंख की रोशनी थोड़ी कम भी होगी, वो भी ये देख रहा होगा कि अगर जनसुराज बिहार में है तो उसका सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन है? वो प्रशांत किशोर हैं। तो इसमें कहां से किसी के मन में संदेह आने की बात है? तो सीएम बनेंगे ना अगर होता है तो। भाई अगर मेरा बस चले तो मैं यही तो उनको मैं आज पूछ रहा हूं सीएम आपसे। डिक्लेयर कर दूं और तेजस्वी के अरे सामने आप खड़ा पार्टी कर के दूं कि आप अध्यक्ष हैं। सीएम बनिए, मैं भी मेरा सीएम अरे है। आपको भी अधिकार है ये कहने का। नहीं, मुझे बिल्कुल अपनी अधिकार राय नहीं है। रखने मैं का तो वही अधिकार। कहूंगा जो पार्टी की लाइन है, और पार्टी की लाइन आपको मैं बताऊं, आपका नेक्स्ट सवाल में मैं बता देता हूं, जो होने वाला है उसका जवाब दे देता हूं, आपका समय बचेगा। पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है हाँ। कि प्रशांत किशोर चुनाव लड़ेंगे अथवा नहीं लड़ेंगे, और क्यों नहीं डिसाइड किया उसका कारण सुन लीजिए। प्रशांत किशोर जी हमारे पार्टी के एकमात्र स्टार या सुपरस्टार जो भी कहिए वो हैं। हम लोग सब पॉलिटिक्स में हैं, हमें भी लोग जानते हैं, लेकिन जो आज बिहार में लोगों की मंशा है कि प्रशांत किशोर को सुने, वो मुझे सुनने के लिए नहीं है। मैं भी अच्छा बोलता हूं। लेकिन मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और था कि अगर ऐसा नहीं होता और कुछ सीटें आ ही जाती हैं विधायकों की ठीक ठाक, तो इधर उधर जाएंगे क्या किसी के साथ? मतलब नीतीश जी कुछ कुछ अच्छे लगते हैं, बीजेपी से पुराना नाता, भाई मोदी जी के साथ प्रशांत किशोर ने काम किया है, पुराने रिश्ते हैं, नीतीश जी के साथ पुराने रिश्ते हैं, राजद के साथ थोड़े 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 होते रहे, बिगड़ते रहे, बनते रहे, तो कहीं तो जाके सरकार बनाएंगे या बनने नहीं देंगे किसी की सरकार? फर्ज कीजिए 30-40 सीटें आ ही जाती हैं, तो किसी की नहीं बनने देंगे। जनसुराज से जुड़े हुए लोगों की कुछ कदर करनी चाहिए हम लोगों को, आपको भी। जनसुराज और दलों से अलग है। हम 0 जीत के आए, 1 जीत के आए, 200 जीत के आए, 40 जीत के आए, 20 जीत के आए, हमारे विधायक कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। रह गई बात आपकी दूसरी सवाल, उसका जवाब देता हूँ। एक बार ऐसा सिचुएशन आया था बिहार में कि आदरणीय रामविलास जी, स्वर्गीय रामविलास जी के पास कुछ इतने विधायक थे कि अगर वो चाहते तो एक बिहार में सरकार बन सकती थी। उनकी मर्जी नहीं हुई, सरकार नहीं बनी, बिहार ने एक नया इलेक्शन उसको फेस करना पड़ा बहुत जल्द, और फिर नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री बन गए। जनसुराज ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि बिहार के लोगों पे एक इलेक्शन के बाद तुरंत एक और इलेक्शन विंडो ओपन है, विंडो तो ओपन। इसीलिए सवाल है ना कि विंडो आपके नहीं ओपन बगैर है, अगर किसी की विंडो नहीं सरकार ओपन नहीं है। बने तो किधर जाइएगा? अगर आज सुन लीजिएगा तो बड़ा अच्छा है। जी, हम बिल्कुल न्यूट्रल हैं, हम किसी सरकार के हिस्सेदारी नहीं कर, किसी के साथ नहीं जाने वाले। हम ये कहने वाले हैं कि तुम्हारे जो भी प्रोग्राम्स होंगे उनको छोड़ो, जनसुराज के प्रोग्राम को अपनाओ। ठीक है। हम बाहर से देख रहे हैं, सरकार बनाना है बना लो, 6 महीने चला के दिखाओ, कंटिन्यू करेंगे नहीं करेंगे वो देखेंगे। एक सवाल बार बार ये भी उठता है, शुरुआत में होता था बीजेपी की बी टीम में, जब आपने बीजेपी के नेताओं को घेरना शुरू किया तो बीजेपी वाले कहने लगे कि खत्म हो रहा है, महागठबंधन की बी टीम है। आप किसकी बी टीम? हम दोनों की बी टीम है, क्योंकि हम इतना वोट काटने वाले हैं इनका कि इनको समझ नहीं आएगा कि इनके वोट काट के ले कौन गया। चलिए ठीक है, बिहार की जनता, बिहार के वोटर्स की नजर जरूर है प्रशांत किशोर और जनसुराज की तरफ से जो जो बातें कही जा रही हैं। अब देखना होगा कि वाकई में जो एक आइडिया ऑफ बिहार जनसुराज की तरफ से बिहार के लोगों के बीच रखा जा रहा है, उस पर बिहार की जनता बटन दबाती है कि नहीं, मोहर लगाती कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया उदय जी हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
बहुत बहुत शुक्रिया सर इस सेशन के लिए, और एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं चाहूँगा हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग एडिटर हैं जैकब मैथ्यू साहब, वो आए मंच पर। सर एक मिनट रुकिए आप, चूँकि सम्मानित करने का ये कार्यक्रम है और तालियां रुकनी नहीं चाहिए इस कार्यक्रम के लिए। बेहतरीन सेशन जो हुआ, सवालों के बेबाकी से जवाब दिए, और ये सेशन सब यूं ही चलते रहेंगे इस कार्यक्रम के तहत। एक बार फिर से मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। साथ ही साथ अब वक्त है अपने अगले सेशन की तरफ बढ़ने का, क्योंकि अगले सेशन के लिए जो मेहमान हैं, जो इस मंच पर आकर के उन तमाम सवालों के जवाब देंगे जो बिहार की चुनावी राजनीति से जुड़े हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने का। दरअसल एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने पार्टी बनाई बिहार में, और उनकी पार्टी की उम्र अब 5 साल हो चुकी है। बीता विधानसभा चुनाव भी उन्होंने लड़ा। हिम्मत